मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरट्रॉपिक एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसको एचपीएस बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये छोटे बेबीज में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो होता है कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फोकस करना चाहिए उस समय कि बेबी ऐसे साइन सिम्टम्स प्ले कर रहे हैं तो तुरंत जाके आप डायग्नोज कराएं एंड तुरंत उसका क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपकी लापरवाही की वजह से। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है। आप जाके तुरंत आप ट्रीट करा कि जैसे कि आपको एजुकेट रहेगा तो आप जाके अपना ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आई होप हेल्पफुल रहेगा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता है कि हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या एचपीएस क्या होता है। ठीक है, जब हम बेबीज, जब न्यू बोर्न बेबीज होती हैं उनमें किसी कारण, अभी कारण हम पीछे डिस्कस करेंगे, तो उन बेबीज में क्या होता है कि जो हमारा होता है कि हमारा जैसे कि ये हमारा ईसोफेगस हो गया, जिसको बोलते हैं खाने की नली। ठीक है, वहां से स्टमक निकले होते हैं। स्टमक में 2 एक्सपिंचर्स होते हैं। यहाँ पे एक एक्सपिंचर्स मतलब होता है कि 2 दरवाजे होते हैं। इसको कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्डियक एक्सपिंचर। कार्डियक स्पिंचर्स बोलते हैं, नीचे पाइलोरिक स्पिंचर्स। पाइलोरिक स्पिंचर इसलिए बोला जाता है जैसे कि ये हमारा इसोफेगस हो गया, जिसको हम बोलते हैं खाने की नली बोल सकते हैं। यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर्स, यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर्स। कार्डियक स्पिंचर्स किससे जुड़ी होती है? दोनों, तो इसोफेगस यहाँ पे हो गया और स्टमक हो गया, यहाँ पे स्टमक हो गया। ओके, तो उससे अटैच होती है, ये बोल सकते हैं कि एक तरफ की दीवार होती है जो कि दोनों को सेपरेट करने की काम करती है। अब करती क्या है ये एक्सपिंचर्स? तो बैक फ्लो को रोकने का काम करती है। अगर ओवर स्टोरेज हो गया है तो वो बैक फ्लो हमारे जो फूड मटेरियल्स हमने इंटैक्ट करा है तो वो बाहर ना निकले, इसकी वजह से वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, और नीचे वाला हो गया पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर्स क्या करती है? तो ये स्टमक से, अगर स्टमक में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है हमारा फूड मटेरियल्स, कोई भी हो गया, एंजाइम के थ्रू क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो एंजाइम के थ्रू जैसे पेप्टिन हो गया, रेनिन हो गया, एंजाइम्स वगैरह हो गए, तो उनकी वजह से क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है फूड। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि वो फ्लो पाथवे उसका होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनस से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो हमारा जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जुजेनम, इलियक। ठीक है, तो ये जैसे कि डुडेनम, जुजेनम, इलियक हो गया। तो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है उसका डुडेनम। डुडेनम क्या होता है कि अटैच्ड होता है हमारे ये पाइलोरिक स्पिंचर से। जैसे कि हमारा स्टमक का 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया। पाइलोरिक से अटैच्ड होता है हमारा पाइलोरिक स्पिंचर्स। ठीक है, तो इसी के नाम से दे दिया गया है। इस पाइलोरिक स्पिंचर्स और ये डुडेनम्स का जो मसल, स्मूथ मसल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोट्रोफी हो जाती है। वहां पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके नंबर एंड साइज दोनों बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से अगर हम बोल सकते हैं कि इस पाथवे में नंबर और साइज, इसके जो स्मूथ मसल्स होंगे उसके नंबर और साइज बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया, या बोल सकते हैं कि नैरोसिस या बोल सकते हैं स्टेनोसिस कॉज कर सकता है। स्टेनोसिस मींस नैरो ऑफ द पाथवे। ठीक है, तो ये पाथवे कॉज कर सकता है, तो जिसकी वजह से जो बेबी मिल्क ले रहा है, ठीक है, मदर से जो मिल्क ले रहा है, तो वो क्या होता है कि हमारे स्टमक में जाके ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होके, ठीक है, तो ये आगे प्रोसेस के लिए ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, पाथवे जो होता है वो एकदम सफिशिएंटली ब्लॉक्ड हो जाती है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पाथवे जब ब्लॉक्ड होगा तो बेबी क्या करेगी? स्टमक में जो मटेरियल्स होगा वो बैक फ्लो करेगा। इट मींस कि वोमिट होगा। वोमिट होगा तो बेबी को क्या होगा कि
जब वॉमिट होगा तो आपकी बेबी को जो बोल सकते हैं ना कि खाना नहीं लगता है, और जो वॉमिट कर दिया तो बेबी क्या होगा कि डिहाइड्रेट हो जाएगा, और उसका जो स्किन्स होगा वो डिहाइड्रेट होने की वजह से रफ हो जाएंगे, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होगा वो स्टॉप हो सकता है, एंड अदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं जब फूड मटेरियल्स वो इंटेक नहीं कर पा रहा है, वो क्या होता है कि पाचन तंत्रिका को पाथवे को प्यूरिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर ये ही प्रॉब्लम्स, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस या बोलते हैं हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, बेबी को बैक फ्लो देखने को मिल रहा है, स्टमक में पेन वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आप जाके तुरंत उसका डायग्नोसिस कराएं। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या हम डायग्नोसिस करा सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो ये कंडीशंस किस में देखने को मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेल्स में होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि 2 to 8 वीक के जो बच्चे होते हैं, जो बोल सकते हैं कि आधे महीने या 2 महीने के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, 2 वीक के, 2 सप्ताह के, या 2 बोल सकते हैं कि हम मंथ के जो बेबीज होती है उसको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए देखने को मिलती है, वो क्या होता है कि फूड मटेरियल्स लेते नहीं है, न्यू जात बेबी होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, अगर जेनेटिकली वगैरह हो गया है, अदर प्रॉब्लम्स वगैरह, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए, तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। आप लापरवाही बेबी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट वन देखते हैं इटियोलॉजी। अगर आपको अब बेबी डिलीवर हो गया है तो किस कारण ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कि बेबी तुरंत खाने के बाद वोमिट कर दे, ठीक है। तो जेनेटिकली फैक्टर्स के वजह से जो होता है कि उसका जो सेल होता है, पाइलोरक्स का जो सेल होता है, ये जो पाइलोरस का जो सेल्स है, जो ये टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है, वहाँ का जो मसल्स है, वहाँ के जो सेल और टिश्यूज होते हैं उसमें साइज एंड नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जेनेटिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिकली अगर पेरेंट्स में हुआ, फैमिली हिस्ट्री आप लेंगे तो पेरेंट्स वगैरह में हुआ है कभी का, तो उनमें ऐसा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, तो बेबी में हो सकते हैं, तो जेनेटिकली ये ट्रीट किया हो गए तो उसको ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर बेबी को आपने जो होते हैं ना कि प्लास्टिक के नेपल्स होते हैं, तो उनको आप फीड करा रहे हैं, उससे बॉटल से नेपल से फीड करा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकती है एंड अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाइपोट्रोपिकन वैसा अब नॉर्मल ग्रोथ वगैरह, जो नॉर्मल ग्रोथ वगैरह साइज एंड शेप एंड ग्रोथ उसका हो रहा है, ठीक है, नैरोइस हो जा रही है, वहाँ के ड्यूडेनम जो हो रही है वो स्टेनोसिस हो जा रही है, इसके इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाना, मसल्स का ओवर ग्रोथ हो जाना, स्टिमुलस किसी कारण, ठीक है। ये गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है कि जो होता है जो वहाँ पे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक पार्ट्स है, पाथवे है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि मसल्स का ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से नैरोसिस, ये नैरो या स्टेनोसिस कॉज कर लेता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने की वजह से क्या होता है कि हम अगर सारे इटियोलॉजी को उठा ले तो उसके बाद क्या होगा कि डिफिकल्टी बोल सकते हैं कि हाइपरट्रॉपिक एंड हाइपरप्लेजिया, उसका नंबर एंड जो होता है कि साइज दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा कि हाइपरट्रॉपिक एंड हाइपरप्लेजिया में जो स्मूथ मसल्स होगा, यहाँ पे पाइलोरिक का जो स्मूथ मसल्स होगा, तो वो क्या होगा कि जो स्मूथ स्फिंक्टर होगा वो उसमें स्मूथ मसल्स में क्या होगा कि उसका नंबर एंड साइज दोनों बढ़ जाएगा, जिसके वजह से नैरो कॉज करेगा, पाइलोरिक जो पार्ट है वो नैरोइस हो जाएगा, जिसके वजह से फूड मटेरियल स्टमक में फ्लो क्या होता है कि जो भी मिल्क वगैरह लिया है तो वो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन आगे सिक्रीशंस के लिए, एब्जॉर्प्शंस के लिए नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ जाते हैं। वोमिटिंग होगी, बेबी को डिहाइड्रेशंस होगा, जैसे कि बताया था, माल न्यूट्रिशंस होंगे, उसे क्वासीवर्कस मरासमस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है उसको, एब्जॉर्प्शंस की एरियाज ब्लॉक्ड हो गई हैं, तो कैसे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इन एन अटेम्प्ट टू द पोस्ट फूड एंड पावर, जो होता है कि इसका मेन मुद्दा ये है कि जो फूड जो
ब्रेकडाउन मिल्क है या फ्लूइड है वो क्या करेगा कि पुश करेगा डिडेनम की तरफ कि हम पास आउट हो जाएं, बाहर जाके ऑब्जॉर्प्शंस कर ले, ठीक है, स्टमक में जो इंटेस्टाइन पार्ट है उसमें जाके ऑब्जॉर्प्शंस कर ले। तो ये पुश्ड करता है, पुश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से पुश्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो मारेगा, परसिस्टिंग वोमिटिंग होगा, डायलेटेड स्टमक डायलेट हो जाएगा, जो हमारा स्टमक होगा वो भरते भरते क्या होगा कि डायलेट हो जाएगा, बेबी का स्टमक जो होगा फूला होगा, ठीक है। वो ऑब्जर्प्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। मस्कुलर्स इन्फेंट डेवलपमेंट जो होगा डिले हो जाएगा, डिहाइड्रेशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने बताया हाइपरक्लोरेमिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेंगी। एल्कोलोसिस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि मिल्क का बेबी जो होते हैं, छोटे बेबी जो होते हैं, वो कुछ पीते खाते तो नहीं है बस मिल्क के अलावा, ठीक है, तो उसको एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो स्टमक का जो एंजाइम्स वगैरह है वो सिक्रेशंस तो होंगे ही, ठीक है, मिल्क में सिक्रेशंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ब्लैक फोम मारेगा, तो उसके माउथ में भी इन्फेक्शंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं अगर बेबी को ऐसा हो रहा है। तो आप और भी साइन सिम्टम्स मेजर करके आप तुरंत डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोजेक्ट वोमिटिंग, तुरंत बेबी क्या होता है कि खाने के बाद तुरंत वोमिट कर दे रहा है, ठीक है, अगर आपने मिल्क का फीड कराया है बेबी को, तुरंत वोमिट कर दे रहा है। वोमिटिंग्स में क्या होता है कि नॉन बिलियस वोमिटिंग्स, अगर मतलब कि जैसे कि नॉर्मल वोमिटिंग होती है ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से क्या होगा कि जो बाइल जूस वगैरह डक्ट में बिकॉज की ऑब्स्ट्रक्शंस बिफोर क्या होता है कि बाइल डक्ट में क्या होता है कि वहाँ से अगर थोड़ा बहुत सिक्रीशंस वगैरह आ गया, ठीक है, तो वैसे तो डिडेनम्स में अटैच्ड होता है वो जो हमारा बाइल होता है, बाइल जूस वहाँ पे जाके ऑब्जर्प्शंस कराने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है कि बिना उसके अबॉर्ट का मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर स्टोर आफ्टर फीडिंग्स, अगर शॉर्ट आफ्टर फीडिंग्स करा रहा है उसके वजह से भी वो वैसा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट वगैरह फीडिंग कराने की थोड़ा थोड़ा पिलाएं बेबी को दूध वगैरह, तो वोमिट ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो कर दे, ठीक है। फोर्सफुली प्रोजेक्शंस इन नेचर्स जो होगा कि उनका जो होगा कि फोर्सफुली प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है, बेबी करेगा, उसका जो आवाज़ होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, पेट में पेन भी देखने को मिल सकता है। पाल्पेबल ओवलियन शेप जो होगा कि बेबी का हो जाएगा मांस का, ठीक है, वहाँ पे पाल्पेबल्स देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा स्टेनोसिस से बोल सकते हैं कि हाइपरट्रोफी का हो गया है। तो और स्मॉलर फील्ड द मास फील्ड जो होगा कि आपने स्टमक को अपर जो होता है कि राइट अपर एब्डोमेन में अगर टच करा जाए, तो जो एब्डोमेन वाला हमारा 9 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे अपर एब्डोमिनल में अगर हमने टच करा जाए तो वहाँ पे गुट्ठे निया क्या होता है कि उसके टाइप का, या बोल सकते हैं कि उंड टाइप का, जैसे कि वहाँ पे पाल्पेट देखने को कड़क कड़क मिल सकते हैं, ठीक है। विजिबल पेरिस्टेंसिस क्या हो सकता है, तो वेब तो स्टमक्स मूवमेंट में बी द सीन आफ्टर फीडिंग। आफ्टर फीडिंग क्या होता है कि हमारा जो स्टमक, बेबी का जो स्टमक होता है इधर उधर मूव करता दिख सकता है, ठीक है। हंगर्स डिस्पीट वोमिटिंग, अगर बेबी तुरंत वोमिटिंग किया है, तुरंत हंगर देखने को हमेशा वोमिट करके हंगर ही रहेगा बेबी, उसकी जो न्यूट्रिशंस फुलफिल नहीं हो पाएगी, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बेबी रिमेन द हंगरी, वांट टू द फीड अगेन, हंगरी, वोमिटिंग, ओके। नेक्स्ट वन होता है कि इन्वेस्टिगेशंस, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है कि बेबी को खाने के बाद तुरंत वोमिटिंग या पिला रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन करा रहे हैं, तुरंत वोमिटिंग हो जा रही है, तो आप क्या क्या जाके चेक करवा सकते हैं। तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिले, पीडियाट्रिशियन से मिले, अल्ट्रासाउंड कराएं, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, वोमिट जो स्टमक होगा उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है वो आइडेंटिफिकेशन कर देगा इमेजिंग टेस्ट में। सो थिकनेस एंड पाइलोरिक मसल्स जो होगा कि थिकनेड जो होगा कि पाइलोरिक मसल्स होगा, तो वो विजुअल एग्जामिनेशन से पाल्पेट करके आप परकसन करके देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पाल्पेट करके उसको देख सकते हैं। मस्कुलर थिकनेस हो जाएगा, जो मसल्स होगा वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलेगा ये बताया गया है। तो वो जो मसल्स होंगे
वो 3 क्या होंगे कि 3 mm से ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है, जो वहाँ का पाइलोरिक मसल्स होगा, ठीक है। और उसका लेंथ जो होगा कि वो ज़्यादा हो जाएगा 15 से 18 mm तक, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखेंगे, तो हाइपोक्लोरेमिक देखेंगे, ठीक है, हाइपरक्लेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह देखेंगे कि स्टमक में जो पीएच लेवल है वो इंक्रीज तो नहीं है या डिक्रीज तो नहीं है, ब्लड में पीएच लेवल क्या है उसको चेक करेंगे, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो पीएच लेवल इधर उधर भागेगा। एक्सरे कराएंगे तो स्लो इनलार्जमेंट स्टमक जो होता है कि अगर फूड फील करते करते क्या हो रहा है, बेबी का स्टमक जो हो रहा है तो इनलार्जेड हो जा रहा है, क्योंकि ब्रेक डाउन तो हो रहा है बट जाके अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन में, तो वो लार्ज हो जाएंगे, उसके लिए टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपने चेक करवा लिया है तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं बेबीज को, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट होगा तो फर्स्ट वन हमारा ट्रीटमेंट होगा स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मीन्स कि कुछ भी आप बेबी को ठीक है फूड मटेरियल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टेरलाइज हो, आई मीन नॉट कंटामिनेटेड हो, प्रिवेंट कंटामिनेटेड हो। ट्रीट डिहाइड्रेशंस, बेबी को डिहाइड्रेशंस हो रहा, ठीक है, तुरंत वॉमिटिंग वगैरह कर दे रहा है तो ऑब्वियसली बेबी को डिहाइड्रेशंस वगैरह होंगे, ठीक है। और उसका माल न्यूट्रिशंस, उसका जो न्यूट्रिशंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, इनबैलेंस देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से उसको भी ट्रीट करना है। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको इनकरेक्ट है तो करेक्ट करना है, क्योंकि बेबी कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसका जो न्यूट्रिशंस पैटर्न है वो भी चेंज है और डिहाइड्रेशंस भी है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड होगा ही। डिफिनिटिव ट्रीटमेंट में पाइलोरोमायोटॉमी करेंगे। पाइलोरोमायोटॉमीज में जो होगा कि जो बोल सकते हैं, पाइलोरोमायोटॉमी में क्या होगा कि जो पाइलोरस का एक्सेसिव ग्रोथ है, उसका जो साइज और नंबर बढ़ा है, तो क्या करेंगे कि इसको ट्रीट करेंगे, आई मीन रिपेयर करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर कोई टायर है, ठीक है, वो पंक्चर हो गया तो उसको रिपेयर करते हैं, मतलब जो पंक्चर्स एरियाज है उसको क्या होता है कि वहाँ पे कवर करके उसको रिपेयर करते हैं, तो ऐसे इसमें भी करते हैं। कॉमी में क्या होता है कि जो पाइलेरस का पार्ट है जहाँ पे हुआ है हाइपरट्रॉफी हुआ है, ठीक है, उसको वहाँ के एक्सेसिव मसल्स को निकाल के उस पाथवे को नैरो से बोल सकते हैं कि एक अच्छा पाथवे देते हैं उसको, बोल सकते हैं कि रिपेयर्ड करके, ठीक है, वहाँ पे डायलेट करते हैं उसको रिपेयर्ड करके, ठीक है। सर्जिकल प्रोसेस ये होता है हमारा, ठीक है, मेन प्रोसेस ये होता है। And thickness muscles is cut not removing to the avoid channels very successfully and basic recovery of quickly। क्या होता है कि इसमें क्विकली क्या होता है कि रिकवरी पूरे पाइलोरस को काट के नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसमें जो होता है कि जो नैरो ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर रही हैं, जो जिसका हो गया है पाइलोरस का जो नंबर सेल का जो स्मूथ मसल्स है वो बढ़ गया है, तो बस उसी को क्या करेंगे कि कट करके निकालेंगे। अनफोर्सफुली ये कट करके निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, पूरे चैनल को नहीं कट किया जाता है, ठीक है, इसमें एक्टोमी नहीं है, ठीक है, पाइलोरोमायोटॉमी है, ओके, रिपेयर करते हैं पाइलोरस स्फिंक्चर्स को। तो हमारा होता है कि ये रिपेयर करने के बाद हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट 2 टाइप्स के नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं। अगर हम बेबी का सर्जरी होने जा रहा है तब का मैनेजमेंट, बेबी का सर्जरी हो जा रहा है तब का मैनेजमेंट, इट मीन्स कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में बेबी को तैयार करेंगे, डायग्नोसिस को मतलब जो डायग्नोसिस कराया गया है उसको अरेंज करके डॉक्टर के पास उसको रिपोर्ट करेंगे। एंड कोई सर्जरी होने जा रही है तो बेबी को एम्पटी करा के पूरा पेट खाली करा के, ठीक है, तो क्या होगा कि वैसे भी वो खाली कर देते हैं, तो पूरा खाली करवा के उसका फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे आईवी के थ्रू। क्या होता है कि बेबी का इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स मैनेजमेंट करेंगे, उसका वाइटल
साइन मैनेजमेंट करेंगे बेबी का। और भी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कंसर्ट, मेन बात है कि फैमिली से कंसर्ट साइन करवाएंगे कि ऑपरेशन के दौरान बेबी को कुछ होता है तो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये कंसर्ट फाइल बहुत ज़रूरी होती है, सिग्नेचर कराना, ये फाइल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशंस करना है एंड बेबी को बेड पे तैयार करना है, पोजीशंस देनी है एंड जो लिनन वगैरह होते हैं उसको प्रिपेयर्ड करना है। ठीक है, ये हो गया इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ठीक है, बेबी का सारा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बेबी का ऑपरेशन हो गया है तो ऑपरेशन की एरिया को हाइजीन करना, उसके फ्लूइड को मैनेजमेंट करना, मेडिकेशन टाइम टाइम से देना एंड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग करना एंड रिपोर्टिंग करना होता है एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेरेंट्स को। इतना प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि उसको हैंडल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा की पॉइंट होता है कि ये एक्सीडेंट कितना हो सकता है, 2 to 4 पर 100। क्या होता है कि क्या होता है कि 1000 में लिविंग बर्थ में अगर 1000 में बेबी 1000 डिलीवर हो रही हैं तो उसमें 2 to 4 क्या होता है कि इंसिडेंस 2 से 4 हो सकते हैं। ठीक है, और मेल प्रोडामिनेशंस जो होता है कि अगर इतने में जैसे कि ये जो कंडीशंस है, ठीक है, ये मेल में अगर फीमेल में 1 है तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर उसमें से क्या होता है कि जैसे बोल सकते हैं कि 10 मेल है और 10 फीमेल है तो फीमेल में 1 देखने को मिलेगी और मेल में 4 देखने को मिलेंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्या होता है कि कंसेसिव करने पे क्या होता है कि जो पिक एज होती है इनकी तो वो 2 to 8 वीक होती है। ठीक है, प्रेवलेंस लो ड्यू टू अर्ली डायग्नोसिस टू सर्जिकल करेक्शन। तो क्या होता है कि आप इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को मतलब एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे, बच्चे का ज़्यादा देखभाल करें एंड जेनेटिकली प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं तो पहले ही अपना जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप चेकअप करा लें कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं होगी बेबी को, एंड हो भी गई है तो उसके बाद सर्जिकली करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकली हमने जैसे कि बताया है कि पाइलोरेक्टोमी होती है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि रिपेयर्ड हो सकते हैं, पाइलोरेक्टोमी होती है। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।